स्वागत। आज हम रक्षाबंधन, इस त्योहार के पीछे जो इतिहास है, जो परंपराएं हैं, उनकी थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर रक्षाबंधन इतिहास और परंपराएं लेख के कुछ हिस्से हैं। जी, और कोशिश ये समझने की है कि हजारों सालों में ये त्योहार कैसे बदला, मतलब प्राचीन कथाओं से लेकर फिर मध्यकाल और आज के जमाने तक। और इसके बिल्कुल केंद्र में जो वो सुरक्षा का बंधन है, उसका असल मतलब क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुरानी कड़ियां कहाँ मिलती हैं इसकी जड़ें तो देखिए काफी पुरानी है, पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। जैसे भविष्य पुराण है, उसमें एक जिक्र आता है देवों और असुरों के युद्ध का। अच्छा। जब देवताओं के राजा इंद्र वो हारने लगे थे, तो कहते हैं उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था, एक पवित्र धागा। हाँ। जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। और माना जाता है कि उससे इंद्र को एक तरह का साहस मिला, बल मिला और वो जीत गए। ओह। तो ये रक्षा के विचार का एक बहुत ही शुरुआती, आप कह सकती हैं, दैवीय रूप था। अच्छा, तो मतलब शुरुआत देवताओं की सुरक्षा से हुई। और महाभारत वाली कथा, वो भी तो बहुत अहम मानी जाती है। उसने शायद इसे थोड़ा और व्यक्तिगत रूप दिया होगा। हाँ बिल्कुल, वो कहानी तो शायद ज्यादा जानी जाती है, कृष्ण और द्रौपदी वाली। हाँ हाँ। जब श्री कृष्ण की उंगली उनके सुदर्शन चक्र से, मतलब उनके अपने अस्त्र से थोड़ी घायल हो गई थी, तो द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। सही। और कृष्ण इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया, और वो वचन उन्होंने बाद में निभाया भी, वो चीरहरण के समय। हाँ, कौरव की सभा में। बिल्कुल। तो इस घटना ने इसे सिर्फ एक, आप कहें, रस्म या अनुष्ठान से आगे बढ़ाया। ये सुरक्षा का एक व्यक्तिगत, एक भावनात्मक वादा बन गया। एक और कथा भी है, यम और यमुना की। कहते हैं यमुना ने यम की कलाई पर राखी बांधी, तो यम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। तो मतलब दैवी सुरक्षा से लेकर व्यक्तिगत वादे तक का सफर वो पौराणिक कथाओं में ही दिखने लगता है। हाँ, एक तरह से नींव वहीं पड़ गई थी। लेकिन ये सिर्फ कथाओं तक ही तो सीमित नहीं रहा, इतिहास में भी इसके निशान मिलते हैं। और वो हिस्सा मुझे लगता है वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। इतिहास में अगर देखें तो 16वीं सदी का एक वाकया बहुत मशहूर है। मेवाड़ की रानी थी कर्णावती। हाँ, रानी कर्णावती। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो ऐसा कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि इतिहास ये भी कहता है कि हुमायूं की सेना समय पर पहुंच नहीं पाई। लेकिन ये घटना अपने आप में ये जरूर दिखाती है कि राखी का धागा उस जमाने में कैसे, मतलब धार्मिक और राजनीतिक सरहदों को भी लांघ सकता था। ये तो एक बहुत मशहूर किस्सा है, पर क्या ये आम बात थी? मेरा मतलब है, क्या राजपूत परंपरा में राखी को इस तरह राजनीतिक या कूटनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, या ये बस एक अकेली घटना थी? नहीं, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजपूत रानियां अक्सर मुश्किल वक्त में पड़ोसी शासकों, कभी कभी तो अपने विरोधियों को भी, अच्छा, हाँ, राखी भेजकर एक तरह से गठबंधन बनाने या सुरक्षा पाने की कोशिश करती थी। तो हाँ, ये स्नेह का प्रतीक तो था ही, साथ साथ एक तरह का कूटनीतिक औजार भी बन गया था। वाह। यहाँ ये दिखता है कि कैसे एक पारिवारिक धार्मिक प्रतीक ने उस दौर की जो जटिल राजनीति थी, उसमें अपनी जगह बना ली। जरूरत के समय एक पुल बनाने का जरिया भी बन गया। ये पहलू तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था कि राखी कूटनीति का हिस्सा भी बन सकती है। कमाल है। तो ठीक है, राजनीति से लेकर समाज तक आधुनिक भारत में इसका रूप कैसे बदला फिर? आधुनिक भारत में, खासकर 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, हाँ, जब एक राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, तो रक्षाबंधन ने एक सामाजिक एकता के प्रतीक का रूप भी लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 1905 का बंगाल विभाजन है। हाँ बिल्कुल, टैगोर वाला किस्सा। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने इसके विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों से अपील की कि वो एक दूसरे को राखी बांधे, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखा सकें, एक भाईचारा दिखा सकें। तो टैगोर ने इसे राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। उस दौर के बाद और फिर आजाद भारत में आज ये त्योहार किस रूप में हमारे सामने है? आज इसका क्या मतलब है? आज के समय में देखें तो ये त्योहार मुख्य रूप से श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ, सावन में बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उनकी सलामती, उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करती हैं। भाई बदले में कुछ उपहार देते हैं और पारंपरिक रूप से उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन अब इसका मतलब वो काफी फैल गया है। ये सिर्फ भाई द्वारा बहन की शारीरिक रक्षा वाली बात नहीं रही। सही। अब ये आपसी देखभाल, सम्मान और गहरे स्नेह का प्रतीक बन गया है।
ये देखना दिलचस्प है कि कैसे रक्षा का जो आइडिया था वो अब भावनात्मक सहारे और आपसी सम्मान का रूप ले चुका है। हाँ, ये बदलाव तो दिखता है। इसीलिए अब ये सिर्फ सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। अब चचेरे भाई बहन, दोस्त, यहाँ तक कि समुदाय के वो सदस्य जिनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता हो, वो भी इसे मनाते हैं। ये रिश्तों की बदलती परिभाषाओं को भी दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे रक्षाबंधन का ये एक साधारण सा दिखने वाला धागा हजारों साल के इतिहास से, पौराणिक कथाओं से, राजनीतिक दांवपेच से और सामाजिक बदलावों से गुजरता हुआ आज तक हमारे साथ है। मतलब दिव्य सुरक्षा के आश्वासन से शुरू हुआ, फिर व्यक्तिगत प्रतिज्ञा बनी, कभी कूटनीतिक संकेत बना, सामाजिक एकता का नारा बना और अब आपसी स्नेह और सम्मान का इतना व्यापक प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। और यही एक विचार करने वाली बात सामने आती है। क्या? कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारे रिश्ते बदल रहे हैं, तो भविष्य में रक्षा बंधन का ये जो प्रतीकवाद है, इसका विकास और कैसे हो सकता है? अच्छा सवाल है। सुरक्षा, स्नेह और एकता का ये बंधन आने वाले समय में कौन से नए रूप ले सकता है, कौन से नए शायद और गहरे अर्थ अपना सकता है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है जिसे हम यहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।